RO-ARO 2023 यानी कि साक्षात्कारी सहायक साक्षात्कारी के लिए 181 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन अक्टूबर के पहले हफ्ते में आपको देखने को मिलेगा। कल आपको ये चीज़ पता लग चुकी है। बिना कोचिंग ज्वाइन किए क्या ऐसा पढ़ें, क्या चीज़ें करें, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर फॉलो किया जाए तो आपका प्रीलिम्स RO-ARO का 2023 का निकल जाए। उन सारी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर बात करूँगा। 10 से 12 मिनट का ये वीडियो होगा, पूरा वीडियो देखिए। उतनी चीज़ों को अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो बिना किसी कोचिंग को ज्वाइन किए भी आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उतनी चीज़ों को इंप्लीमेंट करना, उतनी मेहनत करना, उतना पढ़ना आवश्यक है, कंपलसरी है, अपरिहार्य है। उन चीज़ों से आप बच नहीं सकते। इससे शॉर्टकट तरीका आपको नहीं मिलेगा। चाहे आप कितने भी वीडियोस देख लें, चाहे आप कितनी भी स्ट्रेटजी सुन लें, कुछ भी आप कर लें, घूम फिर करके इतनी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। चाहे वो किसी कोचिंग के नोट्स में वो चीज़ें हों, चाहे वो आप अपने स्तर से कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बात आपको मालूम है कि 181 पोस्ट ही हैं, तो इसलिए आपको मेहनत भी उसी तरह से करनी पड़ेगी। आज 19 अगस्त से लेकर के 19 दिसंबर तक अगर आप माने मोटा मोटा एक, तो आपके पास 4 महीने हैं। अब इन 4 महीनों में क्या करना है, देखिए सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि जो यहाँ से लेकर के 19 नवंबर तक का टाइम है, यानी कि 3 महीने, उसमें आपको तैयारी करनी है, उसमें आपको एक्चुअल में पढ़ाई करनी है। और जो बाद का 1 महीना रहेगा 19 नवंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक का, उसमें आपको रिवाइज करना है चीज़ों को। जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। नई नई चीज़ों के पीछे नहीं भागना है कि हमको यहाँ से फ्री PDF मिल जाए, यहाँ से हम ये कॉन्टेंट को चोरी कर लें, यहाँ से हम ये नई बुक ले आए, यहाँ से हम ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। इन सबसे लास्ट के महीने में करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। सो 3 महीने आपको करनी है पढ़ाई। एक्चुअल में जो चीज़ें आपकी कमजोर हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रेंथ बनाए रखना है, जो वीकनेस है उन पर काम करना है, जो आपकी प्रिपरेशन में गैप्स हैं उनको फिल करना है। 3 महीने आप तैयारी करेंगे, 1 महीने आप उन चीज़ों को रिवाइज करेंगे। तो ये आपके 4 महीने का मोटा मोटा प्लान है। अब इसमें भी कौन सी ऐसी चीज़ें की जाएँ, क्या किया जाए कि एटलीस्ट आपका प्रीलिम्स ना रुके। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक है, वो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहला पिलर है आपकी प्रिपरेशन का PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। स्पेशली यूपी PCS के 2019 से लेकर के 2023 तक का प्रीलिम्स जो हुआ है वो आपका लेटेस्ट ट्रेंड है। बहुत सारी चीज़ें इधर भी चेंज हुई हैं। जैसा पेपर यूपी PCS का 2014, 15, 16 में आता था या 2017 में आता था, वो चीज़ें अब काम नहीं करती हैं उस तरह से जैसे वो तब करती थी। सो इसलिए जो 2019 से लेकर के लगातार जो हर साल कुछ कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं उनको आपको समझना पड़ेगा। 19 से लेकर के 23 तक का यूपी PCS प्रीलिम्स का पेपर ढंग से समझिए। उनके ऑप्शंस के जो आंसर हैं वो तो मालूम ही होने चाहिए। उसके अलावा आपको समझ में आना चाहिए कि किन टॉपिक से, किन थीम से, कहाँ से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। ये होगी आपकी पहली चीज़। इसी के साथ में दूसरी चीज़ ये है कि जो RO-ARO के पेपर्स हैं, जब एग्जाम हुआ है, जैसे RO-ARO 2021 का पेपर है प्रीलिम्स मेंस का, उसके पहले 2016 का हुआ था प्रीलिम्स मेंस का, उसके पहले आपका 2017 का हुआ था प्रीलिम्स मेंस का, और ऐसे ही 2016 में पहला एग्जाम जो हुआ था जो कि कैंसिल कर दिया गया था ऑब्वियसली। देन उसके पहले के भी जो एग्जाम है जब हुआ है, जैसे 2010 में हुआ था, 13 में हुआ था, उनके आपको प्रीलिम्स एंड मेंस के पेपर लगाने हैं। उनका आंसर देखेंगे आप एंड उनको समझेंगे। सेम जैसे आपने यूपी PCS के लिए किया, इतना आपको करना है। ये चीज़ आपको करनी ही करनी है। आप चाहे कोचिंग ज्वाइन कर चुके हो 4 कोचिंग, चाहे आपने कोई पेड मटेरियल लिया हो या ना लिया हो, ये चीज़ें हर उस व्यक्ति को करनी है जिसको प्रीलिम्स क्लियर करना है। अगर आपको क्लियर करना है तो, नहीं करना है तो फिर आपके ऊपर है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो आपका जब रिजल्ट आएगा तो आप खुद जान जाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि बिना PYQ को एनालाइज किए समझे आप प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते। RO-ARO का कंपटीशन ह्यूज है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। एंड कट ऑफ वैसे भी हाई जाने वाली है। मैं कट ऑफ को प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो यूपी PCS में हाल हुआ है उसके बाद आप 120, 125 नंबर के आंकड़े नहीं रह सकते, उस पर डिपेंड नहीं रह सकते। बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे चैनल्स अभी आपको बताएंगे कि ये फलाना चीज़ हमारी ले लो एंड 120, 125 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इतना कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये वो मीठे मीठे सपने हैं जो आपको ले डूबेंगे। इसलिए 140 नंबर का लक्ष्य अपने सामने रखिए कि मुझे एटलीस्ट ये लाना है, सो दैट अगले दिन से 2 दिन के रेस्ट के बाद प्रीलिम्स के अगर आप चाहो कि मैं मेंस की पढ़ाई करूं तो आप कर सको। ठीक है। दूसरा पिलर आपका जो होगा वो ये होगा, क्या आपके पास 8 से 10 घंटे देने को हैं। 2 तरीके के कैंडिडेट होते हैं। एक कैंडिडेट वो होता है जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा है, जो घर में बैठ करके, रूम पे बैठ करके तैयारी कर रहा है, उसके पास 8, 10, 12 घंटे पढ़ने के लिए हैं। वो इंसान कोई भी चीज़ फॉलो कर सकता है यहाँ से 4 महीने। और दूसरा कैंडिडेट उस तरीके का होता है जिसके पास, जो वर्किंग है या हाउसवाइफ्स हैं, जिनके पास बेसिकली पढ़ने के लिए 4 घंटे से या 5 घंटे से ज़्यादा किसी कीमत पर नहीं है। एट एनी कॉस्ट दे कांट अफोर्ड कि वो 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ सकें। तो दोनों तरीकों के लोगों के लिए मैं यहाँ पर बात करूँगा। देखो, पहली चीज़ ये है कि जिसके पास 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे देने का समय है, वो इंसान हर सब्जेक्ट की सिर्फ एक स्टैंडर्ड सोर्स पकड़े, मानक पुस्तक पकड़े एंड उसको ढंग से पढ़े। पढ़ना कैसे है, जब आप PYQ को एनालाइज कर लोगे, वो पहली चीज़ है। जब आप PYQ को एनालाइज कर लोगे तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लग जाएंगी। आप समझ जाओगे कि आयोग क्या चीज़ पूछता है और क्या चीज़ नहीं पूछता है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन सी इंपॉर्टेंट थीम है जिसको पढ़ने से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं। तो वो चीज़ जब आप पढ़ोगे आयोग के हिसाब से, किसी और के हिसाब से नहीं, आयोग आपको खुद हिंट दे रहा है, जब उसके हिसाब से स्टैंडर्ड सोर्सेज को आप फिल्टर करके पढ़ोगे तो आपकी चीज़ें तैयार होंगी। देन उसके बाद में
घटना चक्र से आप उस चीज़ को रिवाइज करोगे, मतलब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को, साथ में कुछ कुछ जो फैक्ट्स आपको घटना चक्र में भी नहीं मिलेंगे और ल्यूसेंट में नहीं मिलेंगे वो चीज़ें आप ल्यूसेंट से तैयार करोगे। हर महीने करंट अफेयर्स की एक मासिक पत्रिका, एक मंथली मैगजीन आप फॉलो करोगे, जो आपको सूट करे कर सकते हो। हिंदी मीडियम के लिए क्रॉनिकल बेस्ट है, या घटना सार उसके साथ में मिला के कर सकते हो। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम में एडुटीरिया, स्पीडी, ये सब आती है। इसके अलावा भी और मार्केट में बहुत सारी है, परफेक्ट 7 भी है और भी कई सारी हैं। आप अपने हिसाब से देख लो कि इंग्लिश में आप किस में कंफर्टेबल हो। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है, बट आप किस में बेटर वे में चीज़ों को तैयार कर पाते हो, ये आपको देख लेना है। करंट अफेयर्स आपने कर लिया, और जब जो सब्जेक्ट जो चीज़ आप पढ़ते जाओ, जैसे आपने हिस्ट्री 10 दिन पढ़ी, एक हफ्ते पढ़ी, हिस्ट्री में आपने ऑलमोस्ट जो भी बेसिक चीज़ें थी वो आपने तैयार कर ली अपनी स्टैंडर्ड सोर्स से। उसके बाद में आपने घटना चक्र के क्वेश्चंस लगा लिए, ल्यूसेंट में भी चीज़ें देख ली। उसके बाद में हिस्ट्री का सेक्शनल टेस्ट उठाओ, और हिस्ट्री के सेक्शनल टेस्ट 2 लगा लो, एक DIS का लगा लो, एक जीएस वर्ल्ड का लगा लो। या जीएस वर्ल्ड का या DIS का नहीं लगाना है तो जो आपने खरीद रखा है पहले से, बहुत लोगों ने सब खरीद रखा रहता है, मुझे पता है, बहुत से लोगों ने मुझे ऑलरेडी बता रखा है। तो आप, मुझे पता है कि आपके पास जितनी भी मेन कोचिंग चल रही है उनके सबके टेस्ट सीरीज आपने पहले ही लेकर के रख लिया है, भले ही आपने उनको पढ़ा ना हो, लगाया ना हो, तो उनके टेस्ट सेक्शनल के लगा लेना, उसको यूज़ करना। तो आपने हिस्ट्री के 2 टेस्ट लगा लिए, वो सेक्शन आपका तैयार हो गया। इस तरह से आपको हर सब्जेक्ट के साथ करना है। ज्योग्राफी आपने उठाई, बड़माल उठाई, या आपने एनसीईआरटी उठाई, आपने वहाँ से पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर किया। ये मैं उस इंसान के लिए बता रहा हूँ जिसके पास 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने के लिए हैं। उसने स्टैंडर्ड सोर्स किया, कंप्लीट किया, वहाँ से उसके बाद उसने घटना चक्र उठाई, मोटा कंपाइलेशन ज्योग्राफी का, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का, देन उसको उसने पढ़ा, उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, जो चीज़ें वहाँ से उसको ल्यूसेंट से नहीं मिली वो उसने वहाँ से की। देन उसने ज्योग्राफी के सेक्शनल टेस्ट उठाए, जो भी कोचिंग के टेस्ट आपके पास है वहाँ से उसने ज्योग्राफी प्रिपेयर किया। इस तरह से सारे सब्जेक्ट्स को आपने किया। तो इससे क्या होगा कि जो आप पढ़ रहे हो उसको आप टेस्ट सीरीज के थ्रू, टेस्ट पेपर के थ्रू तैयार भी करते जा रहे हो, बीच बीच में खुद को टेस्ट करते जा रहे हो। हर महीने आप करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हो, PYQ अपने एनालाइज कर लिया है, तो स्टैंडर्ड सोर्स को पढ़ना आपके लिए आसान हो गया है। ये प्रोसेस आप 3 महीने फॉलो करोगे। 3 महीने रोज आप 8 घंटे से ऊपर, मतलब 8 घंटे बेयर मिनिमम है, और 8 घंटे से ऊपर आप पढ़ोगे, वो भी डेली, बिना एक दिन भी स्किप किए। कभी कभार इमरजेंसी है, एक दिन आपका मिस हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आप एक ओवरऑल अगर देखा जाए तो 8 से 10 घंटे डेली पढ़ोगे 3 महीने तक। और बाद का जो 1 महीना होगा उसमें आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करोगे। आपके पास जो मेन चीजें आपने पढ़ी होंगी उनके आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे, उस 1 महीने में करंट अफेयर्स को रिवाइज करोगे आप। और जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे इन 3 महीनों में, बार बार रिवीजन करने के बाद जो बचा होगा उस चीज के, वो आपको रिवाइज करना है। इतना आप करोगे, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। ये हो गया कैंडिडेट 1, कैटेगरी 1 है ये। जिस इंसान के पास 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने के लिए नहीं है वो क्या करे? जिस इंसान के पास यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 4.5 घंटे 5 घंटे ही देने के लिए, देखिए यहाँ पर एक मैं पहली चीज़ बता देता हूँ, जो इंसान यहाँ से 4.5 घंटे से कम पड़ेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ये मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिकॉज कंपटीशन ही इतना ज़्यादा है और सीट्स कोई बढ़ के 700 800 1000 नहीं हो जाएंगी। तो आप अगर 4.5 घंटे 5 घंटे भी नहीं पढ़ेंगे तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। जो मेन चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो हर साल पूछे जाते हैं, वही अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा? तो ये बेसिक चीज़ है, ये आपको समझना पड़ेगा। या तो आप पढ़िए नहीं, छोड़ दीजिए, और अगर आपको करना है इस बार कि नहीं मुझे इसी बार करना है, तो आपको कैसे भी करके 4.5 से 5 घंटे तो मिनिमम निकालने पड़ेंगे। इससे ज़्यादा अगर मैं कोई चीज़ आपको बताऊंगा कि 2 घंटे में कैसे कर लें, 2.5 घंटे में कैसे कर लें, 3 घंटे में कैसे कर लें, 3 घंटे अगर आपसे 2.5 महीने पहले 2 महीने पहले अगर आप पढ़ते तो आपके लिए पॉसिबल था, लेकिन अब आपके लिए 2.5 घंटे 3 घंटे पढ़ के पढ़ना एग्जाम निकालना पॉसिबल नहीं है। आपको यहाँ से 4.5 से 5 घंटे देने हैं, और 4.5 से 5 घंटों में क्या किया जाए कि आप जो पढ़ो उससे आपको हेल्प मिले और आपका प्रीलिम्स निकल जाए। इसमें आपको करना यह है कि एक चीज़ को एक्सेप्ट करना है, इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना है कि अगर आपके पास 4.5-5 घंटे हैं तो उसमें आप अब स्टैंडर्ड सोर्स तैयार नहीं कर सकते पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन, कि आप पहली लाइन से आपने शुरू किया एंड आप 400 पेज तक पढ़ रहे हो। आपने लक्ष्मीकांत उठा ली या आपने परीक्षावाड़ी उठा ली, इंडियन ज्योग्राफी की, आपने पहले पेज से पढ़ना शुरू किया, पता लगा 300 पेज आते आते आपके 2 महीने बीत गए। फिर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपने देखा तो आपने कहा अरे ये तो मेरा छूट ही गया, ये तो मैं पढ़ ही नहीं सकता। तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होंगी। या फिर आप कोई भी पेड मटीरियल अगर आप लोगे तो उसमें इतनी मोटी मोटी पीडीएफ्स होंगी, एंशिएंट हिस्ट्री की, वर्ल्ड ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी के ही 150 पेज की पीडीएफ होगी कि आपको देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल शटर हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाओगे। तो किया क्या जाए? आपको स्टैंडर्ड सोर्स को, जो भी मानक पुस्तक हर सब्जेक्ट की होती है, उसको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? देखिए, सबसे पहले पिलर 1 आपके लिए भी सेम है, ऐसा नहीं है कि आप बच जाएंगे। आपको पीवाईक्यू उठाना है, यूपी पीसीएस के स्पेशली 5-6 साल का, 2019 से लेकर के 2023 तक का आपको प्रीलिम्स अच्छे से एनालाइज करना है। उनके आंसर्स तो देखने ही है, सो दैट कि अगर कोई भी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होता है, कोई रिपीट होता है, तो वो आप गलत ना करो, सो दैट आप लोगों के बराबर एक रेस में बने रहो। क्योंकि ईजी क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आप एक साथ एकदम से 10-20 हज़ार लोगों से पीछे हो जाते हो, तो वो आपको गलत नहीं करना है। दूसरी चीज, उसके ऑप्शंस को और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिन टॉपिक से हर बार पूछे जा रहे हैं, उनको समझो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पूछा जा रहा है क्या, एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम से पूछा जा रहा है क्या, या फूड चेन से पूछा जा रहा है क्या, हर बार क्या रामसर साइट्स, वेटलैंड्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, क्या ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं? पॉलिटी में क्या हर साल पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा है? क्या फंडामेंटल राइट्स पूछे जा रहे हैं? क्या फंडामेंटल ड्यूटीज पूछी जा रही हैं? क्या जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या हर बार उसको पूछा जाता है? क्या हर बार एक केस पूछा जाता है? कभी केशवानंद भारती केस पूछा जाएगा, कभी आपसे गोलकनाथ केस पूछा जाएगा, कभी आपसे मिनर्वा मिल्स केस पूछा जाएगा, कभी आपसे सज्जन सिंह का जो केस है, सज्जन प्रकाश वाला, वो आपसे पूछा जाएगा। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि क्या पूछा जाता है। ये आपने समझ लिया। इसको समझने के बाद में आप
आपने घटना चक्र उठाया, घटना चक्र उठाया, यस यू गॉट इट राइट, घटना चक्र उठाया हर सब्जेक्ट का इसी तरह से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, इस तरह से आपने हर किसी का उठाया और उसमें से 90-95% कंटेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं और इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको ऑब्वियसली नहीं पढ़ने हैं। जो फालतू के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आपके पैटर्न के हिसाब से नहीं आएंगे, यूपीपीएससी के एग्जाम में, जैसे कि आरओ या यूपीपीसीएस है, तो इनमें नहीं आएंगे, तो उन क्वेश्चंस को छोड़ देना है। लेकिन जो 90 से 95% तक का कंटेंट है घटना चक्र में वो काम का है। उसमें से आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने पीवाईक्यू के थ्रू एनालाइज की हैं वो आपको घटना चक्र से तैयार करनी है। घटना चक्र आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बहुत से लोग आएंगे कहेंगे कि नहीं हमारे पास घटना चक्र नहीं है तो क्या हमें लेनी पड़ेगी? बिल्कुल लेनी पड़ेगी, डेफिनेटली लेनी पड़ेगी। हार्ड कॉपी ले सकती है, हार्ड कॉपी लीजिए, नहीं ले सकते हैं तो आप सॉफ्ट कॉपी में पढ़िए, लेकिन बिना उसके काम नहीं होगा। उसकी जगह अगर आप कोई और सोर्स फॉलो करेंगे तो आप कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते और आपका होगा नहीं, बट आपको मेहनत उससे ज्यादा करनी पड़ेगी। आपको वही चीज, सपोज आप एक बात समझिए, घटना चक्र में जो चीजें दी गई हैं उन्होंने जिस तरह से फैक्ट्स को समराइज किया है, जिस तरह से फैक्ट्स को उन्होंने कंपाइल किया है, जिस तरह से जो उन्होंने टॉपिक्स को उसमें इंक्लूड किया है, जो क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी थर्ड पर्सन, कोई भी इंसान अगर उसी चीज को आपको बताना चाहेगा तो उससे ज्यादा ही कर पाएगा। तो आप या तो वो कर लीजिए, नाक को पीछे से पकड़ लीजिए, या फिर नाक को सीधे सीधे डायरेक्टली आगे से पकड़ लीजिए। सो घटना चक्र आपको करनी है। घटना चक्र के साथ में जब आप ल्यूसेंट को देखोगे तो आप देखोगे कि मोर और लेस कंटेंट सेम है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो घटना चक्र में ज्यादा अच्छी दी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो ल्यूसेंट में ज्यादा अच्छी दी हैं, और कुछ नए फैक्ट्स दिए हुए हैं, कुछ घटना चक्र में, कुछ ल्यूसेंट में। तो आपको करना क्या है, आपने पीवाईक्यू एनालाइज कर लिया, इंपॉर्टेंट चीजें देख ली, वो चीजें आपने घटना चक्र से तैयार की, ल्यूसेंट से तैयार की, जो चीजें दोनों में अलग मिलती हैं उन दोनों को तैयार कर लिया। ये दोनों सोर्स आपके जल्दी से तैयार हो जाएंगे अगर आपने किसी भी एक सोर्स को अच्छे से तैयार कर लिया। इसके साथ में कोई ऐसा टॉपिक है, जैसे सपोज कि आप मॉनसून के बारे में पढ़ रहे हो, या फिर आप ओशियन करंट्स के बारे में पढ़ रहे हो, या फिर आप जो इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट है कि कितनी तरीके की साइकिल होती है, वाटर साइकिल होती है, इकोसिस्टम में किस तरीके की चीज़ें होती हैं, मरीन इकोसिस्टम क्या होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है, ये सब जैसे कॉन्सेप्ट है मान लो। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं, आपने घटना चक्र पढ़ा नहीं आया, ल्यूसेंट में आपको मिला नहीं कुछ बहुत ज़्यादा, तो फिर आप उसके लिए एनवायरमेंट की स्टैंडर्ड सोर्स उठाओगे जो आपके पास है। कोई भी देखो, इस चीज़ के पीछे मत भागो कि कौन सी बेस्ट बुक मिल जाए, कौन सी परफेक्ट स्ट्रेटजी हो जाए। कोई भी ऐसी बेस्ट बुक या परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं होती है। जो चीज़ आपके पास है, क्या आप उससे मैक्सिमम निकाल सकते हो? अगर आप निकाल सकते हो तो आप ऊपर जाओगे, नहीं निकाल सकते हो तो आपको चाहे बेस्ट बुक भी दे दी जाए, आप उसमें से बेस्ट चीज नहीं निकाल पाओगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने क्या किया कि उस चीज की आपने एनवायरमेंट के स्टैंडर्ड सोर्स उठाया, और वो चीज जो आपको घटना चक्र और ल्यूसेंट में नहीं मिली थी वो आपने यहां से डायरेक्ट समझ ली। तो ये क्या हुआ, ये शॉर्टकट नहीं है, ये स्मार्ट वर्क है। क्योंकि आपके पास, आपको ये समझना पड़ेगा कि 4.5 से 5 घंटे हैं, और ये जो एनालिसिस है कि मेरे पास 8 से 10 घंटे हैं, 12 घंटे हैं, या मेरे पास 4 घंटे हैं, ये आपको बैठ करके एनालाइज करना पड़ेगा। कोई आपको बताने नहीं आएगा, क्योंकि किसी इंसान को नहीं पता कि आपके पास 12 घंटे हैं, 14 घंटे हैं या 10 घंटे हैं। उसने तो आपको एक स्ट्रेटजी बता दी कि भैया 8 से 10 घंटे पढ़ो, सारे सब्जेक्ट के स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ो, और उसके बाद में फिर टेस्ट सीरीज लगाना, ये करना वो करना। उसने बताया, वो बिल्कुल सही बताया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलत बताया, बट ये उसके लिए लागू होता है, ये उसके लिए अप्लाई हो पाएगा जो इंसान 8 से 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने की कंडीशन में है। अब जो इंसान 12 घंटे ड्यूटी कर रहा है, 12 घंटे जॉब कर रहा है, या कोई अगर फीमेल है वो घर में अपना उनके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो घर में चीजों को देख रही हैं, तो वो उनके पास इतना समय नहीं है कि वो 8 से 10 घंटे 12 घंटे बैठ के पढ़ पाए। तो वो जो स्टैंडर्ड सोर्स वो उठा लेंगे आपके कहने पे, वो फिर वो खत्म नहीं कर पाएंगे। तो उनको क्या करना है, उनको स्मार्टली चलना है। स्मार्टली चलने का तरीका ये है कि पीवाईक्यू को एनालाइज होकर नहीं करना है, साथ में आपने घटना चक्र किया, ल्यूसेंट किया, ल्यूसेंट के बाद आपने साथ में उसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इन दोनों जगह से नहीं मिले वो आपने स्टैंडर्ड सोर्स से तैयार कर लिए। हर महीने एक करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन जो आप पढ़ पाएं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके देहात में अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, उसको पढ़ लीजिए। अगर क्रॉनिकल आपके गांव देहात में नहीं मिल रही है, शहर में नहीं मिल पा रही है, आपको कहीं से अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो प्लीज इस चीज को लेकर के परेशान ना होइए कि मुझे क्रॉनिकल ही पढ़नी है। क्रॉनिकल नहीं मिल पा रही है तो घटना चक्र मिल रही है तो घटना चक्र कर लीजिए, अगर फुल पत्ती मिल रही है तो फुल पत्ती कर लीजिए, घटनासार मिल रही है तो घटनासार कर लीजिए। कोई और थर्ड मैगजीन अगर लोकल पब्लिशिंग की भी मिल रही है उसको भी लेकर के आप पढ़ लेंगे तो करंट अफेयर्स बदल नहीं जाएगा। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि उसमें बहुत ज्यादा गलतियां ना हो। और अगर आप अवेलेबल आपको हो पाए चीजें, आजकल टेलीग्राम है, यूट्यूब का जमाना है, सारी चीजें हैं इधर उधर, अगर आप मेहनत करेंगे थोड़ी सी तो आपको चीजें मिल जाएंगी ऑब्वियसली। तो एक करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको तैयार करते रहना है, उसमें जो मेन चीजें हैं इंपॉर्टेंट वो आपको तैयार करनी है। सारी चीजें ऑब्वियसली करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ी जाती हैं। जब आप पेपर को एनालाइज करोगे तो आप समझ जाओगे कि एक्चुअल में कौन सी ऐसी चीजें हैं करंट अफेयर्स में जो पूछी जाती हैं। अगर 1000 चीजें करंट में रहती हैं, करंट अफेयर्स की चीज में या मैगजीन में, तो उसमें से मुश्किल से 100 चीजें आती हैं। उन 100 चीजें पढ़नी होती हैं, उसमें से भी 30-35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आएंगे। जैसे यूपीपीसीएस में 43 क्वेश्चन आ गए थे, तो वो जो 1000 चीजें हैं उसमें से जो 43 चीज आएंगी या 40 चीज आएंगी आरओ में, तो उसको आपको ये चीज समझना है कि इसको मैं कैसे इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ूं, फालतू की चीज नहीं पढ़नी है। 1000 में से 100-200 चीजें पढ़ो, उसी में से आपको 40 चीज मिल जाए। इस तरह का आपको कुछ एक दिमाग लगाना है, मेहनत करनी है। 100 नहीं पढ़ना है तो 400 पढ़ो, लेकिन 1000-2000 अगर फैक्ट्स रट के दिमाग में वहां पर जाओगे और अगर 4 तरीके की मैगजीन पढ़ के जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा।
ये सारी चीज़ें आपने करी, उसके साथ में फिर आप पूरा टेस्ट सीरीज पे जब आखिरी महीना रहेगा तो सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज एंड रिवीजन, बस आपको ये करना है। आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, आपको बार बार चीज़ों को आपको रिवाइज करना है, और जो जो चीज़ आप पढ़ते जाओगे उसको बीच बीच में टेस्ट देते जाओ। ये इस चीज़ के आश्रय मत रहना, इस चीज़ पर डिपेंड मत रहना कि जब फाइनल एग्जाम का 1 महीना पहले बचेगा जो टाइम, उसमें मैं टेस्ट पेपर दे करके, टेस्ट सीरीज दे करके अपनी तैयारी को परखूंगा। आपने मान लो 3 महीना पढ़ाई की और आप पढ़ रहे हो, बट आपने एनालाइज नहीं किया, खुद को जांचा नहीं, खुद को मापा नहीं, खुद को कि आप कितने पानी में हो, और एग्जाम के 15-20 दिन पहले आपने टेस्ट देना शुरू किया या 1 महीना पहले आपने टेस्ट देना शुरू किया और आपने देखा कि आपके नंबर ही नहीं आ रहे हैं, फिर क्या कर पाओगे आप? क्या कर पाओगे? जिस इंसान से आपने ये स्ट्रेटजी ली थी, ये एडवाइस ली थी, वो इंसान फिर आपके लिए क्या हेल्प कर पाएगा? इसमें आप बताओ। इसलिए जो चीज़ पढ़ते जाओ उसको टेस्ट करते रहो। अगर आपने करंट अफेयर्स 1 महीने का पढ़ लिया तो उसको किसी तरह से टेस्ट कर लो। और एक चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो चीज़ें मैंने आपको शेयर की हैं, इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, इससे कम में कोई और शॉर्टकट तरीका नहीं है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और ये जो ऊपर की चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इतना कंटेंट आप अगर पढ़ लोगे, उसके बाद चाहे आप टेलीग्राम क्विज लगाओ 10 चैनल पर जाकर के, चाहे आप कोई मार्केट में कोई नई पीडीएफ देखो, कोई नया टेस्ट देखो, कुछ भी नई चीज़ जो मार्केट में आप देखोगे वो आपको हेल्प करेगी। लेकिन अगर आपने ये बेसिक चीज़ें नहीं की हैं, उसके बाद में अगर आप सोच रहे हो कि मैं टेलीग्राम क्विज लगा के सिलेक्शन ले लूँगा, तो आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो, आप खुद के साथ फिर ईमानदार नहीं हो, आप खुद के साथ फिर ऑनेस्ट नहीं हो। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, क्या आज तक किसी टॉपर ने कभी भी ये कहा है कि बिना कुछ कोई स्टैंडर्ड सोर्स पढ़े हुए, बिना घटनाचक्र पढ़े हुए, बिना ल्यूसेंट पढ़े हुए, बिना बेसिक पीवाईक्यू को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तैयार किए हुए टेलीग्राम क्विज लगाइए? आप किसी टॉपर ने कहा हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आज के बाद वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। किसी इंसान ने ये नहीं कहा, किसी टॉपर ने कभी नहीं कहा। हर टॉपर यही बोलता है कि आप स्टैंडर्ड सोर्स को फॉलो करिए, आप उसके साथ में घटनाचक्र को जरूर से जरूर पढ़िए। हर टॉपर ये बात बोलता है। किसी टॉपर ने ये नहीं कहा कि नहीं मैंने घटनाचक्र बिल्कुल भी नहीं पढ़ी और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। किसी टॉपर ने नहीं कहा। आप घटनाचक्र को पढ़िए, ल्यूसेंट को पढ़िए, पीवाईक्यू को आप पढ़िए, साथ में आप स्टैंडर्ड सोर्सेज को समझदारी के साथ पढ़िए, एंड उसके बाद में तब आप इस चीज़ पर जाइए कि यार टेलीग्राम क्विज अगर कोई मुझे मिल जा रही है तो मैंने अच्छे क्वेश्चन वहाँ से प्रैक्टिस करिए। वो चीज़ हेल्प करती है, लेकिन उसको चीज़ का तैयार करने का तरीका होता है, वो आपके प्रैक्टिस करने के लिए, वो आपका कंटेंट तैयार नहीं करा सकती। उसमें जो एक लाइन के क्वेश्चंस हैं उनसे आप सोच रहे हो कि आप कंटेंट तैयार कर लोगे अपना, वो प्रैक्टिस के लिए है। आप खाली बैठे हो, आप पबजी नहीं खेल रहे हो, इधर उधर सीरियल नहीं देख रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं देख रहे हो, फालतू की यूट्यूब वीडियोस नहीं देख रहे हो, आपने क्विज लगा ली, अब आपने उसमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, आपने 10-12 क्वेश्चन 5-10 मिनट में जल्दी जल्दी किए, तो आपका इंटेलिजेंट गेस डेवलप हुआ, आपकी जो लॉजिकल एबिलिटी है वो डेवलप हुई, आपकी रीजनिंग डेवलप हुई कि हाँ इसमें क्या है, और जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं वो आपके फैक्ट्स रिवाइज हुए। ये फायदा होता है उसका। अब आपने तैयारी में आपने बेसिक चीज़ें की नहीं, आपको घटनाचक्र की बेसिक चीज़ें मालूम नहीं है, ल्यूसेंट में जो बेसिक फैक्ट्स दिए हैं उनका आपको उनको लेकर के आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, तो आप कैसे ये खुद से उम्मीद कर सकते हो कि सिर्फ आप टेलीग्राम क्विज के भरोसे ऐसे आप खेलते रहोगे, आपने उसको रिवाइज भी नहीं किया एंड आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने इस वीडियो में शेयर करने का प्रयास किया है। 17 मिनट का ऑलरेडी वीडियो हो गया। सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो बेसिक चीज़ें हैं उन पर स्टिक करें एंड उन पर भरोसा करें। अपनी प्रोसेस पर खुद पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। कॉम्पिटिशन ह्यूज होगा, लेकिन जो पढ़ेगा वो ऊपर जाएगा, जो मेहनत करेगा ऊपर जाएगा। शॉर्टकट कुछ नहीं है, मेहनत करनी ही करनी पड़ती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कहीं ज्वाइन कर लूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ा मिथ है आपके दिमाग में। जो वहाँ ज्वाइन भी करता है ना, वो मेहनत करता है तब उसका सिलेक्शन होता है। देखो सारी चीज़ें हेल्प करती है, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करता है, मेहनत अगर आप नहीं करोगे तो आपको चाहे कोई कितनी भी बढ़िया पीडीएफ दे दी जाए, कोई कितना भी बढ़िया नोट्स दे दिया जाए, उससे कुछ भला नहीं होगा। नोट्स भी जो होते हैं उसमें एक बात बताओ, कोई क्या नई चीज़ आ जाएगी? कोई अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया है, सपोज राजा राम मोहन रॉय के बारे में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है आपसे, या दादा भाई नौरोजी के बारे में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है आपसे, या महात्मा गांधी की या एनी बेसेंट की कोई इंपॉर्टेंट जो पत्रिका है वो आपसे पूछी जाती है, कोई अगर उन्होंने आंदोलन चलाया तो वो पूछा जाता है, तो वो चाहे नोट्स में लिखा हो वो भी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो घटनाचक्र में हो वो भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है कि घटनाचक्र में लिखा है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, या ल्यूसेंट में कोई चीज़ दी है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फलाना इंसान ने बिकॉज वो नोट्स में दे दिया है तो उससे सिलेक्शन की गारंटी हो गई। तो अब ये बुद्धि विवेक आपको लगाना है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को हर किसी को व्हाट्सएप कॉल करके या चैटिंग करके या मैसेज करके या हर किसी को कोई ये चीज़ नहीं बताएगा। आपके आगे के 4 महीने में कोई भी इंसान नहीं बताएगा कि आप ये सारी चीज़ें कर लीजिए। इट्स अप टू यू। ये आपका एग्जाम है, आपकी लाइफ है, आपके लिए ये जो अगले 4 महीने हैं ये बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि या तो आप इसे यहाँ से जाने दें, ये जो आखिरी मौका, आखिरी रास्ता आपके सामने है इस साल में, उसको आप या तो भुना लें, उसको यूटिलाइज कर लें, या फिर जो आप जिस तरह से अभी तक चल रहे थे या जो चीज़ें फॉलो कर रहे थे आप वो कर लें। इट्स कंप्लीटली अप टू यू। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा मेरा एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है टेलीग्राम पर, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस पर जो वीडियोज़ आते हैं वो उसी का एक पार्ट है। आज 19वां दिन है, ऑलरेडी 18 दिन से लोग पढ़ रहे हैं। जो लोग वहाँ पर ज्वाइन हैं, डेली बेसिस पर टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, उनका डिसिप्लिन मेंटेन हो चुका है, उनका कमिटमेंट डेडिकेशन एक अलग लेवल पर आ चुका है। ये लोग तो ऊपर जाने वाले हैं। इनकी मैंने आदत डलवा दी है मेहनत करने की। अब ये चोरी नहीं कर सकते खुद के साथ, ये ईमानदार ही रहेंगे। आदत ऐसी इनकी लग चुकी है और ये आदत मैं टूटने नहीं दूंगा। अगर आपको लगता है कि आपको भी ज्वाइन होकर के फ़ायदा मिल सकता है, बिकॉज आप चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी पा रहे हो मेरे वीडियोस के थ्रू, ज्वाइन कर सकते हो। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, देर हो रही है लेकिन अभी भी नहीं हुई है। चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो।